अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब, आपका प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्डैट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब माहिर हैं इंतखाबी उमूर के। बहुत शुक्रिया अहमद साहब, आपके वक्त का। आपसे गुफ्तगू करते हैं। आज कौमी असम्बली में बिलखुसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के दरमियान बहस व तकरार हुई। यूँ लग रहा था कि जैसे घुमसान का रन है, एक दूसरे पर तंज के खूब नश्तर बरसाए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं इनका फ़ोन को टैप किया जाए और जाना जाए ये किससे बातें करते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि आप बहुत बच्चे हैं और मैं आपके बाबा को भी जानता हूँ। इससे मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वज़ीर आज़म पाकिस्तान की आज की जो स्पीच है। निज़ामी साहब, दीगर जो वज़ीर आज़म साहब ने बजट से मुतालिक भी बात की, शौकत तरीन साहब को, अपनी मुआशी टीम को भी खराज तहसीन पेश किया, इसके साथ साथ कुछ मज़ीद भी मामलात पर बात की, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन को इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके दावत दे दी है। इससे पहले ये हमने देखा कि नून लीग ने APC के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने एक ख़त लिख दिया था, वज़ारत पार्लिमानी उमूर को अपने रिजर्वेशन से आगाह कर दिया था। कितनी निज़ामी साहब नागुज़ीर हैं ये इलेक्शन रिफॉर्म्स और मौजूदा जो कवानीन हैं उनमें तरमीम लाए बगैर शफाफियत इंतखाबात में यकीनी नहीं बनाई जा सकती। आप क्या समझते हैं निज़ामी साहब? देखिए, असूली तौर पर तो वज़ीर आज़म की बात और इस मामले में शाह महमूद कुरैशी का जोश जो है वो काबिल फ़हम भी है। और ये इस्लाहात जो है मेरी राय में तो ये हर कुछ साल के बाद ये बेहतर ही होता है कि खूब से खूब तर की तलाश हो, और यहाँ तो खूब भी नहीं है। जो पिछले इलेक्शन में सबका ये ख्याल है कि ये कोई इनके मामलात जो हैं वो इतने साफ जवाब नहीं थे। हत्ता कि इसका जो बेनिफिशरी हैं वो तो ये हुक्मरान जमात ही है, वो ये कह रही है कि इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन इस मामले में ये हुकूमत की नीयत के बारे में अपोजिशन को शक है कि ये इसमें कोई दाल में काला ज़रूर है, इसीलिए वो कोई ख़ास नहीं डाल रहे सारे मामले को। तो बलाल साहब से पूछते हैं, ये तो माहिर हैं इन चीज़ों को माशाल्लाह। बलाल साहब सवाल है कि आरिफ साहब, मेरे ख्याल में ये बड़ी खुशाइंद बात है। शकूक व शुबहात की बात तो अलग है, लेकिन ये खुशाइंद बात है कि वज़ीर आज़म ख़ुद आज उन्होंने अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पे मुज़ाकरात की दावत दी है। इससे पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि वज़ीर आज़म ने ख़ुद इस तरह से दावत दी हो। उनके वज़रा की जानिब से तो इस तरह की दावतें आती रही हैं और वो शायद एक आध दफ़ा कोशिश भी हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म के लेवल पे दावत देना ये एक खुशाइंद बात है और इसके बग़ैर बात आगे बढ़ भी नहीं सकती थी। और अब भी अगर वज़ीर आज़म ख़ुद ज़ाती तौर पे इसमें इन्वॉल्व ना हुए तो ये बात आगे नहीं चलेगी। उसकी वजह यह है कि किसी भी जमात की तरह PTI के अंदर भी जो तमाम इख्तियारात हैं उसका मंबा तो पार्टी का लीडर ही है, तो उसमें किसी भी शख्स से बात करके उसके नतीजे में कोई हतमी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए इमरान खान साहब को अमूमन वो बहुत इंक्लाइंड नहीं होता है कि वो इस तरह के मुज़ाकरात में ख़ुद इन्वॉल्व हों, लेकिन मेरे ख़्याल में इंतखाबी इस्लाहात को अगर वो अहमियत देते हैं तो उनको इन्वॉल्व होना चाहिए ख़ुद, और फिर ही आगे बात बढ़ेगी। जी ठीक है। अच्छा अहमद साहब, ये बता दें कि कितनी नागुज़ीर हैं इस्लाहात, लाजमी हैं शफाफियत के लिए? मेरी राय अगर पूछें तो ये नागुज़ीर नहीं है। इसमें कोई भी ऐसी इस्लाहात में से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो क्रिटिकल हो। जो क्रिटिकल इस्लाहात हैं वो मेरी राय में पहले हो चुकी हुई हैं। अब हकीकतन उनके ऊपर एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन का चैलेंज है। उनके ऊपर अमल कर लिया जाए तो इंतखाब बहुत अच्छे तरीके से साफ़ और शफाफ हो सकता है। आज हमारे कोर्स के अंदर हिंदुस्तान के साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमसे एक स्टेप आगे है कानून के मामले में, क्योंकि यहाँ पे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबर का तकर्रर अपोजिशन और
गवर्नमेंट के बाहमी इत्तफाक राय से होता है, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो रहा, बावजूद कई दफ़ा कोशिशों के ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब मसला ये है कि इसके ऊपर जो चीज़ें हमने अपने कानून में लिख दी हैं उनके ऊपर अमल नहीं हो पाता, इसलिए इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं होता, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती, इसलिए लोग उंगलियां उठाते हैं इलेक्शन के नताइज पे। तो इस वक्त जो इंतखाबी इस्लाहात की बातें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोटिंग है, ये चीज़ों को हो सकता है इम्प्रूव कर दें हेयर एंड देयर, लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ क्रिटिकल नहीं है। मसला अब देखिए, कंप्यूटराइज्ड इंतखाबी फहरिस्तें जो थी वो क्रिटिकल थी। वोट डालने के लिए, वोट रजिस्ट्रेशन के लिए शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल ये क्रिटिकल था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का अपोजिशन के मशवरे के साथ तकर्रुर ये क्रिटिकल था। ये बातें हो चुकी हैं, लेकिन अब ये जो बातें हैं हो सकता है चीज़ों को इम्प्रूव कर देंगी, लेकिन इनमें से बहुत सी चीज़ें बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। अपोजिशन को उसके ऊपर शदीद एतराज़ात हैं और इत्तफाक राय पैदा करने में बहुत वक्त लगेगा। हुकूमत को अगर उसमें इतनी पेशेंस है और इतना उनके अंदर जज्बा है तो ज़रूर ये कोशिश करें, लेकिन कोई डेडलाइन मुकर्रर ना करें। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसके ऊपर बहुत जल्दी इत्तफाक राय हो जाएगा, तो इसलिए उस पर सब्र का मुजाहरा करना पड़ेगा। लेकिन इनमें से आपके सवाल का जवाब यह है कि कोई भी इस्लाहात में से मुझे इस्लाहात में कोई क्रिटिकल नहीं है। ठीक है जी 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 जी। ये मौलाना साहब ये बताइए कि कुछ लोगों में बड़ा सख्त इर्तआज सा पैदा हुआ और फिक्रमंदी पे हो गई है कि जनाब ये बहुत झगड़ा हो रहा है आज बिलावल साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की खासी मुँह मारी हुई है, बल्कि कि तो ये तो इसमें घबराने की तो कोई ज़रूरत नहीं, पार्ट ऑफ द गेम है ये तो। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि ये सारा मामला जो है ये हो रहा है, अनरेवल हो रहा है। आपकी क्या, आप इस बारे में एक्सपर्ट हैं, आपका वोट किस तरफ होगा? ये बात तो दुरुस्त है निज़ामी साहब, आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि माजी में हमने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में इससे भी बुरे मनाजर देखे हैं जैसे आज देखने में आए हैं। अगर ये बात की जाए तो सिस्टम हमारा, और हमारे ही नहीं बल्कि दुनिया में कई मुल्कों के अंदर पार्लियामेंट के अंदर इससे भी ज़्यादा नाखुशगवार वाक़यात हो जाते हैं। कुर्सियाँ उठा के एक दूसरे पे मारते हैं, माइक एक दूसरे पे मारते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन जाहिर है कि जो आज गुफ्तगू का मयार था इसको भी कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। इससे लोगों का मोराल बड़ा डाउन होता है, लोगों की अपनी सियासतदानों के बारे में इज़्ज़त बहुत कंप्रोमाइज़ हो जाती है। वो चाहते हैं कि वो अच्छा बिहेव करें, लोगों के सामने रोल मॉडल हों, लेकिन आज जो गुफ्तगू थी वो करनी क्या ज़रूरी थी? बिल्कुल गैर ज़रूरी बात थी। एक दूसरे के साथ पर्सनल मुँह मारी की कतन ज़रूरत नहीं थी। उससे बहुत बुरा असर पड़ता है लोगों पे और वो फिर शक व शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इससे कोई तबाही का इम्कान नहीं है, क्योंकि माजी में हमने इससे बुरे मामले भी देखे हुए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अहमद साहब एक ब्रेक लेते हैं, बाद ज़रा बात करेंगे कि जो इंतखाबी फहरिस्तों का मामला है ये कितना बड़ा महाज है इलेक्शन कमीशन और नादरा के दरमियान। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे पार्लियामान की कार्रवाई का। पाकिस्तान में हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से चारपाई भी आ गई। निज़ामी साहब ये अल्फाज हैं, अलकाबात हैं, ज़कूटा जिन, दिल बतोड़ी और एक दूसरे को तंज और ये सब चीज़ें, ये सब जो अल्फाज और ये रवैया, फिर हमने ये भी देखा कि जो मौजूद सिक्योरिटी सार्जेंट्स हैं उनके साए में अपोजिशन लीडर ख़िताब कर रहे हैं, इस तरह प्रोटेक्शन दी जाती है। निज़ामी साहब, माना कि पार्लियामान में ये सब कुछ होता है, आपने तारीख़ देखी भी है, बात कर रहे थे कि इससे पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन क्या वो इतना ही गंभीर था, इतना ही पेचीदा होता था और लेवल ऑफ डिबेट इतना ही लो था? और ये लेवल ऑफ डिबेट तो इससे भी बदतर रहा है पहले माजी में, और लगता है कि यहाँ तो लेवल ऑफ डिबेट जो है वो है तो सही, वैसे
देवरगू और मायूस कुन भी है। तो हम ये होता चला आ रहा है, कोई इसकी जस्टिफिकेशन तो नहीं है, यानी लेवल ऑफ डिबेट है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है और सभी मानते भी हैं। अब शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान तो अच्छे बच्चे बन गए इस मामले में, मुज़ाकरात की दावत दी जैसे आप खुद कह रहे थे, और शहबाज साहब ने भी अवॉइड किया है अपोजिशन को पर्सनली बेट करना। लेकिन बुनियादी वजह तो यही है ना कि आप लेवल ऑफ डिबेट कैसे ऊँचे हो सकते जब ज़ातियात पे और एक बुनियादी तौर पे एतमाद का फुकदान हो बिटवीन द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। और ये तो ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कि ये बहुत एक दूसरे के मुतारिफ हो, तो इसको नेचुरली इसमें ठीक करने की गुंजाइश मौजूद है। लेकिन असल मामला जो है कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान डायलॉग का यकसर फुकदान होना और इसको फिक्स करने की भी कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको ठीक किया जाए। लेकिन फिलहाल तो जो इलाज की मर्ज बढ़ता ही वाला मामला है। जी ठीक है अहमद साहब, ये एक और जो मामला है इंतखाबी फहरिस्तों का, नादरा को अब जो है वो मुजवज़ा जो कानून है उसमें अब ये इख्तियार दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन कहता है ये हमारा इख्तियार है। ये कितना बड़ा महाज है? ये बहुत बड़ा महाज है और इसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि ये नॉन स्टार्टर है। इस पर कभी भी अपोजिशन तैयार नहीं होगी, बल्कि अगर पीटीआई भी इस वक्त अपोजिशन में होती तो शायद वो भी तैयार ना होती, इसलिए कि ये दस्तूर में बड़ा वाज़े तौर पे लिखा हुआ है हमारे आइन में कि ये जो इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी का मुकम्मल काम और इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन मदद ले सकता है, लेता रहा है, अब भी ले सकता है नादरा से, लेकिन नादरा इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ नहीं कर सकती। नादरा तो हुकूमत का एक महकमा है, इलेक्शन कमीशन एक बाकायदा आज़ाद स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसलिए नादरा को कुछ भी काम जो इलेक्शन कमीशन के ज़िम्मे है वो नादरा के हवाले नहीं किया जा सकता। हाँ, वो इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में उसको मदद कर सकता है जितनी इलेक्शन कमीशन चाहे। तो ये बिल्कुल गलत बात होगी और ये वाकई मैं इससे मुत्तफिक हूँ इलेक्शन कमीशन की बात से कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ होगी ये बात अगर ये की जाएगी तो। और मेरे ख़्याल में अगर आप इसको कोर्ट में भी ये जाएगी तो मेरे ख़्याल में कोर्ट्स भी शायद इसे रिजेक्ट कर देंगे। निज़ामी साहब, ये बुलाल साहब, ये आपको कहना है कि कोर्ट भी रिजेक्ट कर दे और इसका तो साफ मतलब हुआ कि ये अल्ट्रा वायरस है, अनकॉन्स्टिट्यूशन है, गैर आनी है। और जहाँ तक हुकूमत का तल्लुक़ है वो मुसलसल इसरार कर रही है कि ये आइन ये इसमें को काम ही नहीं है, उसका इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट ही इसमें मजाज है। जी, तो ये एक किस्म का डाइकोटमी सी पैदा हुई है यहाँ, जिसका शायद हल जो है जैसे आप कह रहे हैं अदलिया ही कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हतमी तौर पे तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कुछ इंटरप्रिटेशन करेगी, लेकिन जो हम आइन को पढ़ते हैं बिल्कुल वो तो वाज़े है कि ये जो जिम्मेदारी है ये इलेक्शन कमीशन की है। डिलिमिटेशन भी उनकी जिम्मेदारी है और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी भी उनकी जिम्मेदारी है और वो जिससे चाहे मदद ले लें, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन हतमी तौर पे जो रूलिंग है वो तो फिर ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ही दे सकती है और गालिबन यह मामला अगर हुकूमत इसरार करेगी तो ये मामला वहाँ पे जाएगा, उससे कम पे इसका फ़ैसला नहीं होगा। असल नीयत क्या है अहमद बिलाल साहब हुकूमत की इस संबंध में? दाल में तो कुछ काला है कि इतना इसरार ये प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे हैं और सारी हुकूमती पार्टी एक ही मिशन पर लगी हुई है, किसी तरीके से इसको ऑप्टर्न किया जाए। देखिए, नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है निज़ामी साहब, लेकिन ये माजी में हमने ये तो रिकॉर्ड पे है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से एन ब्लॉक मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया और ये भी हमने ऑन रिकॉर्ड देखा है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगाए
उन पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया, उनको ये कहा कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया। आपको याद है डस्का के मामले के ऊपर बहुत कन्फ्रंटेशन हुई। तो इसका मतलब है हुकूमत तो इलेक्शन कमीशन से खुश नहीं है, और ये जो अब इसके ज़रिए से उनके इख्तियारात में कुछ कमी की कोशिश की जा रही है, तो ज़ाहिर है उसको उसी से जोड़ा जाएगा कि वो चूँकि खुश नहीं है तो इसलिए चाहते हैं कि उनके इख्तियारात में कमी हो। लेकिन इख्तियारात में कमी हो भी नहीं सकती, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा भी हुआ है कि ये उनके दायरे इख्तियार में है, और कमी भी नहीं हो सकती क्योंकि ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में कमी नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये मुश्किल रहेगी, और मेरे ख्याल में हुकूमत का ये कोई बहुत वाइज नहीं है स्टेप। इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन तो अब एक हकीकत है, उनके सामने है, अगले इलेक्शन तक वो मौजूद है, तो उनके साथ कुछ मेरे ख्याल में कुछ सुलह सफाई करें, उनसे मिले जुलें। वो ज़ाहिर है अपोजिशन पार्टी नहीं है, अपोजिशन पार्टी से भी सुलह रखनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो कोई अपोजिशन नहीं है। उनके साथ मेरे ख्याल में कोई राब्ता रखना चाहिए और गुफ्तगू होनी चाहिए, और उनके ख़िलाफ़ इस किस्म की किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए हुकूमत को। जी जी, अच्छा अहमद साहब, नादरा का आपने पहले जिक्र किया, RTSP उन्हीं की खिदमात से हासिल किया गया था। फिर उसके साथ साथ ये जो EVM की बात की जा रही है, अब कानून भी बन जाएगा, ऑन पेपर्स भी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ऑन ग्राउंड इनको इम्प्लीमेंट करना, और अगर आप अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के ज़रिए करवाएं, कितना आसान होगा। फिर क्रेडिबिलिटी उसको चेक करने के लिए उसकी सर्विलेंस का मैकेनिज़्म क्या हो सकता है? जो आपने नादरा का जिक्र किया था, ये जो इंटरनेट वोटिंग का जो सिस्टम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, ये भी नादरा ने बनाया था, और इसको फिर स्क्रूटनाइज किया था एक टास्क फोर्स जो कि साकिब निसार साहब ने बनाई थी एक्सपर्ट्स की। और अभी हाल ही में एक स्पेनिश कंसल्टेंसी फर्म जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अपॉइंट की थी, उन्होंने भी ये कहा कि वो जो कुछ उन्होंने नादरा ने इंटरनेट वोटिंग का सिस्टम बनाया था वो दुरुस्त नहीं है, वो काबिल एतमाद नहीं है, और उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो तो नादरा का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नीचे जो कॉम्सैट्स एक इदारा है उसने बनाई थी, वो भी 10 साल पहले की बात है। और वही चूँकि अब फवाद चौधरी साहब बहुत फ़ाल इंसान हैं, जब वो मिनिस्टर बने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, तो उन्होंने देखा ये एक चीज़ बनी हुई है, उन्होंने ये झाड़ पोंछ करके उसको दोबारा पेश कर दिया, वज़ीर आज़म ने बहुत पसंद किया। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उसकी तो प्रोक्योरमेंट भी 2 साल के अरसे में होना शायद मुमकिन ना हो। पहली बात यह है कि अपोजिशन को कैसे राज़ी करेंगे, लोगों के अंदर एतमाद यकीन कैसे पैदा होगा, उस पर टाइम लगता है। लेकिन अगर सिर्फ मशीनें ख़रीदनी भी हों तो वो भी 2 साल में 3.25 साढ़े 3 लाख मशीनें हैं, और एक मशीन नहीं है, वो 3-4 मशीनों का सेट है, वो प्रोक्योरमेंट भी नहीं हो सकती अच्छे तरीके से। तो मेरा नहीं ख्याल कि 2023 के इंतखाबात में वो यूज़ हो सकेंगे मुकम्मल तौर पे। उसको तजर्बाती तौर पे चलाते रहना चाहिए, फेज़ वाइज, थोड़े थोड़े अरसे में, कभी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, कभी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये करके उससे एतमाद पैदा होगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन इस इलेक्शन में मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता। जी निज़ामी साहब, ये इस इलेक्शन से मुराद आपकी 2023 के इलेक्शन है जी? 2023 के लग रहा है कि आप कह रहे हैं ये तो गोया है, तो वाकई 7 साल 8 साल आगे चला जाएगा वाकया मामला जो है, और तब तक तो खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने तक। निज़ामी साहब, ये हिंदुस्तान ने 22 साल लगाए थे। उन्होंने जब पहली दफ़ा केरला की एक स्टेट असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी में इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल किया, और फिर बतदरीज उसको बढ़ाते चले गए, और आखिर में जब पूरी लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो इन दोनों के दरमियान 22 साल का तवील अरसा था जो उनको कॉन्फिडेंस गेन करने में, लोगों को कन्विंस करने में, कोर्ट के चैलेंजेस का जवाब देने में लगे। चले हमें 22 साल नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये पहले शुरू कर देते ना 2018 के इंतखाबात के फ़ौरन बाद ये सिलसिला, तो शायद 2023 में मुमकिन हो जाता। लेकिन अब जब उन्होंने शुरू किया भी तो ला भी पास नहीं हुआ, तो 2 साल में मशीनों का बनना भी मुमकिन नहीं होगा। जी जी, ठीक है। अच्छा अहमद साहब, जी जी अहमद साहब, ये जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक है, इसमें एक फार्मूला शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया है, और दूसरा हुकूमत ने तो आई वोटिंग और राइट ऑफ वोट जो है वो दिया है। अब बुनियादी सवाल ये है कि जो डुअल नेशनल लोग हैं
सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं, उनकी जो वफ़ादारी है उस पर क्वेश्चन उठता है। वो वहाँ का जो आइन है, उस मुल्क का जो कानून है, उसके साथ वफ़ादारी के हलफ बरदार हैं। आपकी नज़र में कौन सा फार्मूला जो है वो ज़्यादा बेहतर है, जो हुकूमत कर रही है या जो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, और वोट का राइट जो है वो उनको मिलना चाहिए? देखिए, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो तजवीज़ आई है उसमें तफसीलात तो है नहीं, उसमें बहुत सी तफसीलात की ज़रूरत है। मसलन उन्होंने तो लिखा ये 3 से 5 सीटें कौमी असम्बली की और 2 सीटें सेनेट की। अब अगर उन वोटर्स की तादाद के हिसाब से देखा जाए तो प्रोपोर्शनेटली 25-30 सीटें बनती हैं उनकी। तो कोई फार्मूला बनाना पड़ेगा ना, किस बुनियाद पे आप उनकी नंबर ऑफ़ सीट्स तय कर रहे हैं। और फिर किसी और पार्टी ने अभी तक उसको सपोर्ट नहीं किया, और ख़ुद मेरे ख्याल है PMLN के अंदर भी कोई वाइडर डिबेट नहीं हुई। तो इसकी तफसीलात वो बताएं, इसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्सेप्ट नोट सर्कुलेट करें, या कोई इंतखाबी इस्लाहात पे मुश्तमिल या कोई तरमीम के ऊपर मुश्तमिल, क्योंकि इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये सिंपल लॉ से नहीं होगा। तो इसके लिए उनको कोई अमेंडमेंट ड्राफ्ट करनी चाहिए और उसकी कोई रैशनल बताना चाहिए। मेरे ख़्याल में तो ये बहुत मुश्किल होगा इस पर इत्तफाक राय हासिल करना इतनी जल्दी। जो वोट देने का अमल है उस पर ऊपर इख्तलाफ नहीं है, उस पर जनरली लोग समझते हैं कि उनको वोट की सहूलत देनी चाहिए, लेकिन वो किस तरह से दी जाए इसके ऊपर प्रॉब्लम है। आई वोटिंग सिक्योर नहीं है और कोई बज़ाहिर अमली तौर पे सूरत नज़र नहीं आती। तो असल मसला ये है कि किस तरह से दिया जाए, लेकिन इस पर असूली तौर पे लोगों का इत्तफाक है कि हाँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो जिनके पास नाइकॉप है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको ज़ाहिर है वो इंतखाबी फहरिस्तों में उनका नाम दर्ज है, वो इस वक्त यहाँ आके वोट दे सकते हैं। जी जी। लेकिन यहाँ वोट देना मुश्किल है, तो वहीं से वोट देने की सहूलत होनी चाहिए, लेकिन उसकी अमली सूरत जी बिल्कुल ठीक है, उसके तरीक़ाकार पे अभी इख्तलाफ है। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपका एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नून लीग का मौक़िफ़ जानेंगे बजट सेशन में जो इनकी कारकर्दगी रही और इंतखाबी इस्लाहात के लिए APC भी अब ये बुलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, खुरम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुरम साहब आपके वक्त का। निज़ामी साहब, एक जो और भी एतराज़ इस सारे बजट सेशन के दौरान सामने आ रहा है, बिलखुसूस वोटिंग वाले दिन जिस दिन ये फाइनेंस बिल मंजूर होना था, आज भी जो नुमाइंदगी पीपल्स पार्टी की थी वो 56 में से 54 लोग मौजूद थे। 2 लोग बाउज़र बीमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऐवान में नहीं थे, फाजिल जो मेंबरान थे। लेकिन नून लीग के लोग तो खासी तादाद में गुम थे, नहीं मौजूद थे। इवन शहबाज शरीफ साहब का भी वो सीसा पलाई हुई दीवार वाले स्टेटमेंट को लेके भी उन पर तनकीद की जा रही है। निज़ामी साहब, आपको क्या लगता है ये क्या हो गया? क्या नून लीग की कोई प्लानिंग नहीं थी, उस तरह इतनी संजीदगी नहीं थी, या प्लानिंग के तहत हाज़िरी नहीं थी? निज़ामी साहब, ये लगता है किसी मनसूबाबंदी के तहत ही ऐसे हुआ, और मियाँ शहबाज शरीफ का गायब होना उस दिन ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और इसका मतलब ये है कि ज़ेर ज़मीन इनके दरमियान कोई सौदेबाजी ज़रूर हुई है, और उसके तहत ही ये मामला हुआ। और मेरा ख्याल है कि ये शहबाज शरीफ साहब ही इसका जवाब देख पाएंगे कि असल मामला क्या। जी खुरम साहब। जी, मुस्लिम लीग नून तो अपनी मज़ाहमती पॉलिसी पर कायम है। ये कोई मनसूबाबंदी नहीं थी उस दिन वोटिंग के दिन। 6 अरकान तो हमारे वैसे छुट्टी पर थे, बीमार हैं, 2 परवेज़ मलिक साहब और अशरफ चौधरी अशरफ साहब। शहबाज शरीफ साहब अपने मामलात की वजह से, आपको मालूम है कि उनके बरादर निस्बती की वफ़ात हुई है, तो वो वहाँ मसरूफ़ थे। लेकिन ये बजट की डिबेट के दौरान जब अपोजिशन की जमातों ने एक फ़ैसला किया था कि इस बजट पे हम कोई हुकूमत को गिराने की कोशिश नहीं कर रहे, वरना उसके लिए एक बाकायदा बहुत बड़ी मनसूबाबंदी और सोच विचार होती है। तो जब एक दफ़ा फ़ैसला हो गया कि ये बजट सेशन वो मौका नहीं है कि जब हम हुकूमत को उसकी अददी अक्सरियत को चैलेंज करेंगे,
उसके बावजूद आपने देखा कि बमुश्किल 172 अरकान, जो बिल्कुल मिनिमम अमाउंट है पाकिस्तान की कौमी असम्बली में अपनी अक्सरियत साबित करने की, तो लिहाजा वो एक वोट से जो अक्सरियत है वो हमारे ना चैलेंज करने के बावजूद हुकूमत के पास वो नहीं साबित कर पाए कि वो एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी उनके पास मौजूद है। और आने वाले दिनों में अगर ऐसा मौका महसूस होता है जब तमाम अपोजिशन पार्टीज़ में इस पर इतफाक़ हो, तो फिर दोबारा से ये खेल हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो है हमारा फोकस तो इसी पर था कि आवाम की बात की जाए, उनको जिस भूख का, महंगाई का, बेरोज़गारी का सामना है, जो कश्मीर पे हुकूमत की मफलूज खारजा पॉलिसी है, उस सब को एक्सपोज किया जाए। और वो उसे मुस्लिम लीग नून ने और दूसरी अपोजिशन जमातों ने बड़े एहसन तरीके से अवामी नुमाइंदगी का जो उनके ऊपर फ़र्ज़ था वो अदा किया है। ये बात तो बजट पे हो रही है, आप खारजा पॉलिसी पे चले गए अपोजिशन वाले जो हैं PMLN वाले, और इस पे बिलावल साहब ने तो सख्त मायूसी का आज़हार किया तो PMLN के रवैये पे, तो कुछ फोकस उखड़ा ज़्यादा, जिससे आमतौर पर लोगों में ये तासर है कि आपका कोई मुका हुआ होता सरकार के साथ। नहीं, मुकमुका तो बिल्कुल भी नहीं था। मुकमुका होता तो मेरी गर्दन पे अभी तक वो दर्द ना हो रहा होता, जहाँ वज़रा की फेंकी हुई एक किताब जो है वो ज़ोर से आकर लगी थी जब बजट डिबेट का आगाज़ हुआ है। तो वो इस हुकूमत की जो फॉशिस्ट पॉलिसीज़ हैं वो अपनी जगह पर कायम है। हमारा मकसद था कि उनको एक्सपोज किया जाए। हमने बजट डिबेट में और फाइनेंस बिल पे कट मोशंस पे हुकूमत की मज़ामत की है। आज भी हमारे अरकान ने जो है वो उस जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स थी उनमें बहुत संजीदा मसाइल थे, उनको पॉइंट आउट किया है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि अगर अपोजिशन को आपने किस मयार पे जज करना है, या तो ये मयार रख लें कि अच्छा जी मुस्तकिल वहाँ नारेबाजी होती रहे, जी। वहाँ मुस्तकिल किताबें चलती रहें, वहाँ मुस्तकिल जो है वो शोर होता रहे, या तो वो मयार है। इस दफ़ा कोशिश तो हमने की पूरी कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अरकान तकरीर करें। उन्होंने तकरीर की, गवर्नमेंट को अपोज़ किया, उसकी पॉलिसी को अपोज़ किया, और वो हम करते रहेंगे। जो बाकी टैक्टिक्स हैं वो आपको मालूम है कि अब से ठीक 4 दिन बाद सवात में PDM का जलसा होने जा रहा है। उसके बाद 29 को इंशाल्लाह कराची में जलसा होगा। तो वो जो पार्लियामान में और पार्लियामान से बाहर हुकूमत की मज़ामत है वो जारी है। दूसरा, बड़े अदब के साथ निज़ामी साहब से कि खारजा जो बजट का मौका है, चूँकि हर सरकारी महकमे का जो बजट है वो ऐवान के सामने आता है, तो फिर हर ऐवान जो सरकारी महकमा है, चाहे वो फॉरेन अफेयर्स है, चाहे वो इंटीरियर है, चाहे वो नेशनल फूड सिक्योरिटी है, वो सब के सब जो हैं उन पर हुकूमत की पॉलिसीज़ और उसका जो हुकूमत का फेलियर है वो डिस्कस होता है और सामने आता है। जी। अच्छा खुर्रम साहब, APC की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाज़ाब्ता दावत भी दे दी है। आपकी नज़र में, क्योंकि इससे पहले जब कभी हुकूमत की तरफ से दावत आई तो आप कह रहे थे कि ये दावत मुज़ाकरात के लिए नहीं है, खानापुरी के लिए है, तो अब इस दावत को किस तरह देख रहे हैं? और जो आप APC बुला रहे हैं वो कब से इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगी? उसकी कोई डेट कब सामने आएगी? जी, वो आज की जो तकरीर थी वज़ीर आज़म की, वो निज़ामी साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, तो अंग्रेज़ी का मकूला है कि 1 swallow does not make a summer। एक तकरीर से 3 साल का फॉशिज़म साफ़ नहीं होगा। और अभी हमें ज़्यादा देर की बात नहीं, 10 जून मेरे दिल पर लिखा हुआ है कि किस तरह ये जो आज कह रहे हैं कि इंतखाबी इस्लाहत पर बात करेंगे, 10 जून को इलेक्शन एक्ट के 2 तरमीमी बिल जो हैं वो इस हुकूमत ने बुलडोज किए, और वो सिर्फ वो 2 कवानीन थे, उसके अलावा 19 टोटल 21 कवानीन जो थे वो रूल्स को सस्पेंड करके इस गवर्नमेंट ने बुलडोज किए। तो वज़ीर आज़म के जो आज अल्फाज हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हुकूमत का जो हालिया अमल है, रीसेंट उनका एक्शन है, वो तो फॉशिस्ट है, वो तो बुलडोजिंग का है, कानून साजी का। तो अब मौका है, अगर वज़ीर आज़म वाकई संजीदा हैं तो सेनेट में वो बिल गए हुए हैं, तो सेनेट की कमेटी से पहले ही अगर उसके ऊपर वो संजीदगी से अमल करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले जो है हमें 12 मुख्तलिफ चीज़ों पर वो दावत देते हैं, और जैसे ही जो है वो बात शुरू होती है तो फिर अचानक उन्हें याद आ जाता है कि नहीं, अपोजिशन तो बिल्कुल जो है वो
हम उनसे बात नहीं कर सकते, अपोजिशन तो मुल्क दुश्मन है और अपोजिशन जो है वो चाकू है और अपोजिशन चोर है। इशू यही है कि आज उन्होंने एक बात की है, अगर तो वो संजीदा हैं तो आकर हमसे बात करें, वरना इससे पहले 4 दफ़ा हो चुका है, जब बालाकोट पे अटैक हुआ, जब कश्मीर पर हिंदुस्तान ने तसल्लुत कायम किया, फाटफ का इशू आया और गिलगित बल्तिस्तान का इशू आया, चारों दफ़ा ये बात की गई कि हम अपोजिशन से बात करेंगे, लेकिन जिस दिन मौका था वो कहते हैं ना, नादा सजदों में गिर गए जब वक्त क़याम आया। वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली थी, तो ठीक है आज उन्होंने एक पेशकश की है, अच्छे तहजीब वाले अल्फाज में की है, लेकिन टेस्ट उन्हीं का है कि वो कितनी जल्दी इस मामले को, या स्पीकर कौमी असम्बली कितनी जल्दी इस मामले को, जो कमेटी बनी है उसको लेकर आते हैं और इंतखाबी इस्लाहत को हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि उस कानून, वो जो कानून 2 हैं उनमें बहुत संजीदा इशूज़ हैं कि आइन की तरमीमें कर दी हैं आपने एक आम कानून साजी के तहत, बहुत सारे जो हैं जो मामलात इलेक्शन कमीशन की जो आइनी सॉवरेंटी थी उसको उठाकर दूसरे महकमों को दे दिए गए हैं। ये कहा गया कि जी जो हल्का बंदियां हैं, आइन में हालांकि साफ लिखा है कि हल्का बंदियां आबादी की बुनियाद पर होंगी, वो कानून में लिख दिया कि जी ये तो वोटर्स की तादाद में होंगी। तो बहुत सारे इशूज़ हैं, वज़ीर आज़म के गेंद उन्हीं के कोर्ट में रहना है कि वो कितनी संजीदगी से और कितनी मतानत से ये जो तहजीब का आज एक छोटा सा मुजाहरा किया उन्होंने, उस पर कायम रहते हैं। क्योंकि देखिए ना, हमें ये बात तो बुनियादी याद रखनी है आज की जो तकरीर थी कि अवाम के भूख का इलाज भाषण नहीं है और जमूद शुदा सफारतकारी का इलाज ललकारे नहीं है। हमें सीरियसली बैठकर, अगर वो संजीदा हैं तो हम भी तैयार हैं, हम बात करेंगे, लेकिन जो उनके इशूज़ हैं अभी तक 3 साल में एक दफ़ा भी वो अपोजिशन को एंगेज करके कोई बामकसद कानून साजी नहीं कर पाए। इस हुकूमत का रिकॉर्ड ये है। जी निज़ामी साहब, ये देखिए, एक तो APC आप कर रहे हैं, उसका एजेंडा क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा उठाएंगे आप, ये एकदम सवाल है मेरा बुनियादी। और दूसरे ये है कि ये जो अमूमी तौर पर वज़ीर आज़म कहते हैं कि पहली दफ़ा उन्होंने एक खुली पेशकश की है अपोजिशन को मुज़ाकरात की और ख़ुद करने की है, बजाय कि वो वक्त पासिंग करते, तो इससे किस तरह फ़ायदा उठाएंगे आप? जी, हमने अपोजिशन ने तो वाज़े तौर पर हम कह चुके हैं, अब 1 साल से ज़ायद हो चुका है कि जो फ़ायदा उठाने की बात होती है ना, हम नैब के कानून में किसी भी तरमीम के तलबगार नहीं हैं, हम किसी कानून में नरमी के तलबगार नहीं हैं, हम कोई फ़ायदा उठाने के तलबगार नहीं हैं। जो भी फ़ायदा है वो हुकूमत को होगा अगर वो संजीदगी से कानून साजी करती है। हमारे इशूज़ यही हैं कि हुकूमत की ये जो बुलडोज्ड लेजिस्लेशन थी, उसको हम अगर कौमी असम्बली में नहीं मतलूबा तादाद, तो सेनेट में उसको रोकने की कोशिश करें। आज वज़ीर आज़म ने जो पेशकश की है उसका ये ज़रूर एक मुस्बत नतीजा निकल सकता है कि बजाय ये कि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है जहाँ ये बिल डिस्कस होना है, या जो एक और कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई है, वहाँ का माहौल थोड़ा सा बेहतर हो कि बजाय ये कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाने के, अगर संजीदगी से अरकान पार्लिमान जो हैं वो जो कानून का मतन है उसको अमेंड करें, उसको दुरुस्त करें, तो शायद माहौल की बेहतरी ही कोई इसका नतीजा हो सकता है। अदरवाइज अपोजिशन के लिए कोई फ़ायदा उठाने वाला मामला कोई नहीं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का आप हमारे साथ मौजूद थे। सब माहौल की बेहतरी, हम बिलखुसूस पार्लियामेंट के माहौल की बात करते हैं, लेकिन आज जो बिलावल साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब पे इल्ज़ाम लगाया है कि जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो शाह महमूद कुरैशी साहब लॉबिंग करते रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए और फ़ोन करवाते रहे हैं कि गिलानी साहब की जगह उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए, और उनको वजारत से भी इसी वजह से जो है वो निकाला गया। बिलावल साहब का ये कहना है। बज़ाहिर तो कुरैशी साहब ने ख़ुद इस्तीफ़ा दिया था वज़ारत ख़ारजा से। ये क्या निज़ामी साहब आपको कुछ याद पड़ता है, इनसाइड स्टोरी क्या थी, रंजिश क्या थी जरदारी साहब के साथ कुरैशी साहब की? ये देखें, ये तो वाक़याती बात है ना कि कुरैशी साहब की रंजिश मुख्तलिफ थी। उनकी रंजिश यही थी कि उन्हें बाईपास किया गया था फॉरेन मिनिस्ट्री। जरदारी साहब ने फैसला किया कि इनको नहीं बनाना, और उसकी वजूहत कुछ और थी, और उसकी एक वजह तो ये थी कि सारे मामलात में वो उनकी लॉबिंग कर रहे थे और वो उसी का शिकार हो गए।
अब इसका क्या कहा जाए, कुरैशी साहब इज टू एम्बिशियस। अब वो फिर इसी काम पे लगे हुए हैं कि मुझे वज़ीर आज़म किसी तरह बन जाऊँ मैं, बायोक और बैकरुक। और इस दफ़ा भी वो कदर मायूस ही नज़र आ रहे हैं मुझे। नहीं तो फिर तो निज़ामी साहब वज़ीर आज़म साहब को बिलावल साहब के मशवरे पे अमल करना चाहिए कि उनके फ़ोन टैप करने का हुक्म दें और पता चले कि वो किससे बातें कर रहे हैं। बस बिलावल साहब का ये हर चंद कह नहीं वाला मामला है। अब मैं क्या कह सकता हूँ आपके सवाल के जवाब में। जी अच्छा निज़ामी साहब, ये नून लीग की एपीसी बजट से तो हमने देख ली है जेस्चर नून लीग के, स्पेसिफिकली बड़े मैसेज यहाँ से भी सामने आ गए हैं। ये एपीसी कितनी संजीदा होगी, और फिर ये पीडीएम के जलसों का भी जिक्र कर रहे हैं, तो एपीसी एक कॉरिडोर हो सकती है टुवर्ड्स पीडीएम अगेन, पीपल्स पार्टी और एएनपी के लिए? हाँ, ये कुछ रूल आउट नहीं किया जा सकता। अपोजिशन का अलायंस जो है वो नागुज़ीर लगता है मुझे, दोबारा उसका पैदा हो जाना। जी निज़ामी साहब, ये एपीसी जिस मकसद के लिए हो रही है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके हो रही है, और अपोजिशन ये कह रही है कि इसमें हुकूमत की बदनीयती नज़र आ रही है। पहले हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ललकारा, फिर उसके बाद ये बकौल अपोजिशन के कि बुलडोज़ करके इन्होंने ये लेजिस्लेशन की कौमी असम्बली से। अब वज़ीर आज़म साहब मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अब ये जो दावत है इसके बाद कोई दरमियानी रास्ता निकल जाएगा, और क्या अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो जाती हैं तो पीटीआई की जो ऑन ग्राउंड गवर्नेंस है और जो परफॉर्मेंस है वो पीछे चली जाएगी और अगले इलेक्शन में कोई सॉफ्ट कॉर्नर उनके लिए आ जाएगा? और ये देखिए, ये बड़ा ही गुंजलक सवाल है आपका कि आइंदा क्या होगा। मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि खान साहब की महज एक ऑफर से डुगडुगी बुझाते सारी अपोजिशन पहुंच जाएगी उनसे मुज़ाकरा करने, ऐसा नहीं होगा। बल्कि ये इनको अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने के लिए वो किसी खुशनियती से वाकई रिफॉर्म जाते हैं, और ये इसलिए नहीं कि महज ये इलेक्शन के अंदर को फ़ायदा उठा रहा हो। अच्छा निज़ामी साहब, अच्छा वो सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं चाहते, वो जुडिशल रिफॉर्म्स भी चाहते हैं। अब ये कितना बड़ा टास्क होगा? जी, इतना बड़ा टास्क है कि जो पीटीआई का जो नैरेटिव है उसके अंदर ये इतनी जल्दी हो नहीं पाएगा। मसला ये है कि ये तो क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है ना इनकी पीटीआई की इस मामले में। जी बिल्कुल ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम में।